सो काफ़ी टाइम बाद COA हम कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक 16 है, 15 तक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, देख सकते हो तुम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। COA में हमने डेटा रिप्रेजेंटेशन देखा अभी तक, फिक्स पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट, डेटा फॉर्मेट्स देखे, ठीक है, कवर्ड हो चुके हैं। फिर हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर देखा, उसमें वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर समझा। फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन देखा, तो उसमें हमने CPU ऑर्गेनाइजेशन समझा, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, ALU, CU, है ना, इनका ऑर्गेनाइजेशन देखा। अब आते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमने पहले भी देखा हुआ है, कहाँ पे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, मतलब उस समय हम एक चिप का देख रहे थे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सिस्टम सपोर्टेड मेमोरी आर्किटेक्चर, ठीक है, मेमोरी स्ट्रक्चर सिस्टम सपोर्टेड देख रहे हैं। क्लियर। परफॉर्मेंस जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसएस टाइम के। एसएस टाइम मतलब डेटा प्रिपरेशन टाइम, या अगर तुम्हें नोट करना है तो लिख लो कि आफ्टर रिसीविंग द एड्रेस एंड कंट्रोल सिग्नल, आफ्टर रिसीविंग द एड्रेस एंड कंट्रोल सिग्नल, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द डेटा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं डेटा प्रिपरेशन टाइम या एसएस टाइम। तो एक बार हमें कंट्रोल सिग्नल और एड्रेस मिल गया, तो कितना टाइम लग रहा है प्रिपेयर करने में डेटा, उसको हम बोलते हैं एसएस टाइम। टोटल टाइम जो होता है वो हिट या मिस लेटेंसी, दैट इज नेग्लिजिबल। एसएस टाइम दैट इज प्रिपरेशन टाइम, और ट्रांसफर टाइम डिपेंड्स ऑन द बैंडविड्थ, इन तीनों पे डिपेंड करता है। तो इन तीनों का सम जो होगा वो टोटल टाइम होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे कि तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा। वो एग्जांपल है तुम्हारे पेपर में, क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने रखा हुआ है, ठीक है। तो हम सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चन पेपर सामने रखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें हिट या मिस होगा कि ये क्वेश्चन पढ़ा या नहीं पढ़ा है, क्विकली पता चलता है ना। पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने को आ गई तो तुमने कर रखा होगा, तो तुम्हें पता होगा हिट हो जाएगा वरना मिस हो जाएगा। तो ये नेग्लिजिबल लेटेंसी होती है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि प्रूव करके दिखाओ, बस तुम्हें ये तो पता होगा ये क्वेश्चन पढ़े में आ गया, है ना, तो वो हिट और मिस लेटेंसी होती है। फिर एस टाइम क्या होता है, हमें किस तरह से सॉल्यूशन, जो उसका प्रूफ है वो स्टेप वाइज लिखना है, वो एक तरह से बनाना है ना। तो यानी डेटा प्रिपरेशन टाइम हो गया ना, कि किस तरीके से हम आंसर फॉर्मुलेट करेंगे अपना एक आंसर शीट पे, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर हम इसकी भाषा में बोलें, एस टाइम जो होता है वो कंट्रोल सिग्नल और एड्रेस हमें मिलने के बाद कितना टाइम लगता है कि डेटा प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। मतलब एक बार हमें पता चल गया कि क्वेश्चन हमने करा हुआ है, कितना टाइम लगेगा कि हम किस तरह से अपना आंसर फॉर्मुलेशन करेंगे ये पता लगाने में। और थर्ड है ट्रांसफर टाइम, यानी तुम अब आंसर शीट पे आंसर लिखने की कोशिश लिख रहे हो, ठीक है। अब वो जो है कितनी जल्दी लिखोगे वो बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है। तो होप क्लियर हो रही होगी पिक्चर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ये दो तरह की मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक है हमारी साइमल्टेनियस एक्सेस मेमोरी और दूसरी हायरार्किकल एक्सेस मेमोरी। तो साइमल्टेनियस एक्सेस मेमोरी देखते हैं। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन CPU इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑल लेवल्स ऑफ मेमोरीज, ठीक है, जिस तरह से लिखा हुआ है वही सिंपल डेफिनेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में CPU डायरेक्टली कनेक्ट होता है सारी मेमोरी के लेवल से बाय एसेसिंग द मेमोरीज इन अ सीक्वेंस, और एसेस तो वो सीक्वेंस में करता है। व्हेन देयर इज अ मिसिंग लेवल इन वन मेमोरी, देन CPU डायरेक्टली एसेस द डेटा फ्रॉम लेवल 2 मेमोरी, ठीक है। यानी अभी बता रहा हूँ, सबसे पहले लेवल 1 पे चेक करेगा, ठीक है, उसके बाद लेवल 2 पे चेक करेगा। तो सीक्वेंस में चेकिंग हो रही है, मगर कनेक्टेड क्या है, वो सबसे डायरेक्टली कनेक्टेड सबसे है। अब तुम्हें डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होगा। लेवल 2 मेमोरी विदाउट कॉपिंग द डेटा इनटू लेवल 1 मेमोरी, ठीक है। तो यानी लेवल 1 पे कॉपी वॉपी कुछ नहीं करता है, इस तरह से CPU कनेक्टेड है लेवल 1 2 ऐसे करके लेवल N तक, ठीक है। व्हेन देयर इज अ मिस इन लेवल 2 मेमोरी, मान लो लेवल 2 पे भी नहीं मिला, तो CPU डायरेक्टली एसेस द डेटा फ्रॉम लेवल 3 मेमोरी। क्लियर। ऐसे करके सो ऑन चाहता रहेगा विदाउट कॉपिंग द डेटा इनटू लेवल 2 और लेवल 1। जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्ट हो रखा है, तो कॉपी वॉपी क्यों करना, ठीक है। तुम सोच रहे हो कि ऐसा लिखा ही क्यों है, अभी बताता हूँ, क्योंकि अगला वाला कॉपी करता है। तो यहाँ पे एच जो है वो हमारा हिट है ना। टी मतलब एसेस टाइम। तो मान लेते हैं H1 अगर हिट हो गया तो H1 है, और T1 एसेस टाइम लगेगा। अब इसके पास इतने सारे दिमाग हैं ना, ये सब लेवल मेमोरी के लेवल्स हैं, हमारे पास एक ही दिमाग है, तो हम उसमें से चेक कर। अब यहाँ पे कुछ आर्ग्यू कर सकते हैं, बायोलॉजी पे नहीं जाते, जस्ट मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो HN दैट इज हिट एट NH लेवल, और TN क्या है हमारा एसेस टाइम, ठीक है। तो अगर मान लो कि पहले पे नहीं मिला, दूसरे पे नहीं मिला, तीसरे पे नहीं मिला, तो लास्ट पे तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हमेशा HN जो होता है इक्वल टू 1 होता है, यानी हिट एट NH लेवल जो होगा हमेशा 1 होगा, यानी पक्का मिल ही जाएगा, ठीक है। तो बोलोगे ऐसा कैसे हो गया, नहीं मिला तो, अगर नहीं मिला तो CPU जनरेट रिक्वेस्ट इज इलीगल, तो CPU ने जो रिक्वेस्ट बोली है वो इलीगल रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो हेयर H1 से लेकर HN जो है हिट रेशियोज हैं ऑफ अ रिस्पेक्टिव मेमोरी लेवल। हिट रेशियो क्या होता है, H से डिनोट करते हैं, इसका मतलब है नंबर ऑफ हिट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एसेस, ठीक है, कितनी बार एसेस करा और कितने हिट हुए उसमें। यानी हिट रेशियो अगर किसी का मान लो 0.4 है, तो मिस रेशियो 0.6 होगा, है ना। यानी अगर आप एक चीज़ को एसेस करना चाहते हो, वो पॉइंट मान लो 0.4 प्रोबेबिलिटी है उसकी एसेस होने की, अगर नहीं मिल पाया वहाँ पे तो वही 0.6। तो इस तरह से इन दोनों का सम जो होता है 100% होता है। फिर T1 से लेकर TN जो है एसेस टाइम है ऑफ रिस्पेक्टिव मेमोरीज। रिलेशन क्या है, T1 स्मॉलर देन T2 स्मॉलर देन T3, है ना। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा टाइम ज़्यादा लगेगा मेमोरी एसेस करने में, ठीक है। देखो, टाइम रिक्वायर्ड टू रीड राइट, रीड राइट मतलब एसेस करना वन वर्ड डेटा, वन वर्ड, कि वन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द मेमोरी सिस्टम इज कॉल्ड एज एवरेज मेमोरी एसेस टाइम, ठीक है। एक वर्ड को रीड राइट करने में, एसेस करने में जो टाइम लगता है उसको हम एवरेज टाइम कहते हैं।
तो इसमें H1T1, अगर तुम इस फिगर में देखो, मान लो CPU ने लेवल 1 पे चेक करा, हिट हो गया तो T1 टाइम लगेगा, ठीक है। मान लो नहीं हुआ तो आगे बढ़ेंगे, तो ये मिस हो गया ना इसका मतलब, समझ रहे हो। मतलब हिट अगर नहीं हुआ L1 पे तो L2 पे जाएगा, यानी इसका मतलब V1 माइनस H1 हुआ, तो मिस क्या होता है, मैंने बताया कि इन दोनों का सम 100% होता है ना। तो यानी H2 पे हिट हो गया होगा तो T2 टाइम लेगा, अगर H2 पे भी हिट नहीं हुआ तो H3 पे देखेगा, तो 1 माइनस H1, 1 माइनस H2, H3 T। ऐसे ही करते करते एन तक जाएंगे हम, 1 माइनस H1 से लेके 1 माइनस HN-1, और लास्ट में तो पक्का मिल ही जाएगा, ठीक है। तो नो HN और TN लिखा है, नो रिलेशन बिटवीन द लेवल्स, कोई आपस में रिलेशन नहीं है लेवल्स का, ठीक है। बस सीक्वेंस में पहले वो L1 पे ही जाएगा हमेशा, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं भी चले जाए, L1 पे जाएगा, सीक्वेंस तो मेंटेन होगा मगर रिलेशन नहीं है लेवल्स के बीच में, क्लियर। इसलिए यहाँ पे T1 एसएस जो है वो एक ही है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे H3 पे देखो, यहाँ पे देखो जब तीसरे पे जाएगा तो T3 उसका एसएस टाइम होगा, तो सिर्फ उसी लेवल पे पर्टिकुलरली चेक कर रहा है ना, और कहीं इधर उधर नहीं देख रहा। अभी तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा जब मैं सेकंड वाला बताऊंगा, ये क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो T1 T2 सब साथ में है, ठीक है। अभी आते हैं उस पर, तो एक चीज़ ये क्लियर हो गई तुम्हें फॉर्मूला, ठीक है। एक वर्ड जो है, एक वर्ड का हम टी एवरेज निकालते हैं, तो कितने वर्ड होंगे एक सेकंड में, वो हमारा मेमोरी एफिशिएंसी बता देगा। तो क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि कितने मिली वर्ड्स होंगे, है ना, तो वो तुम्हें 1/T एवरेज करना पड़ेगा उसके लिए। अब आते हैं हायरार्किकल एसेस मेमोरी पे। हायरार्किकल एसेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, अभी हमने सीक्वेंशियल देख ली, अब हायरार्किकल देखते हैं। हायरार्की से समझ में आ रहा है कि हायरार्की जा रही है। तो इन दिस ऑर्गेनाइजेशन CPU ऑलवेज कनेक्ट, मैं नीचे और दिखा देता हूँ अगर तुम्हें ये पढ़ना है तो, मैं आता हूँ इस पर भी, ठीक है। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन CPU ऑलवेज कनेक्टेड टू द लेवल 1 मेमोरी, CPU हमेशा लेवल 1 से कनेक्टेड होगा, सो दैट CPU ऑलवेज accessing the data from level 1 memory, हमेशा level 1 से ही एक्सेस होगा डेटा। when the data is not present in level 1 memory, then the corresponding data transfer from the high level to level 1 memory, अगर level 1 प्रेजेंट नहीं है तो जहाँ पे भी प्रेजेंट है वो पहले level 1 पे आएगा, फिर CPU वहाँ से लेगा, ठीक है। लेटर CPU will be accessing the data only from level 1 memory, ठीक है। CPU बाद में जो है वो एक बार यहाँ पे पहुँच गया ना, तो यानी वो कैशे स्टोर हो गया एक तरह से बोल सकते हैं, है ना। फिर बाद में जब भी लेगा वो level 1 से ही लेगा उसके बाद। तो टी एवरेज इसमें क्या होगा, पहले पे मिल गया तो H1T1, है ना, हिट कर गया तो एस टाइम T1 लग गया, नहीं मिला दूसरे पे लेगा तो 1 माइनस H1, मतलब पहले पे हमारा मिस हो गया है, दूसरे पे हिट हुआ है, मगर साथ में क्या होगा, वो L2 से तो लेने नहीं वाला, CPU कनेक्टेड तो है नहीं, समझ में मैंने वहाँ कनेक्टेड बोला, यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि CPU डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रखा, तो थ्रू L1 जाएगा, यानी यहाँ पे ऐसे सोने में T2, यहाँ पे ऐसे सोने में T1। अब तुम सोचोगे T1 T2 मतलब जितना देखो एस टाइम जो होता है ना, जैसे जैसे दूर जाते रहते हैं, यहाँ लिखा है ना कि एस टाइम बढ़ता रहता है, तो यानी सबसे ईजिली जो है सबसे कम एस टाइम जो होगा वो लेवल 1 का होगा। ऐसे करके आगे बढ़ेंगे हम, 1 माइनस H1, 1 माइनस H2, H3, यानी थर्ड पे हिट कर गया तो तीनों का असिस्टेंट का सम होगा, ठीक है। और लास्ट जो होगा वो सभी का सम होगा, और अगेन मेमोरी एफिशिएंसी 1/T एवरेज। अब क्वेश्चन आता है हमारा कि एक चीज़ तो साफ हमें समझ में आ रही है, हम मैथमेटिक्स वाले बंदे हैं, तो हमें पता है कि जब यहाँ पे T1 T2 इंडिविजुअली कनेक्ट होकर लग रहा है तो ये तो आसान पड़ेगा, टाइम कम लगेगा ना, सारा टाइम का ही खेला है, कम से कम टाइम में हमको एक्सेस करना है कोई डेटा, तभी तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, है ना। तो हमें एक बात बताओ, इन दोनों में से, मैंने इस पर डब्बा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये लाइन बाहर ऊपर नीचे हो रही थी ना, इधर भी बनाते सकते डब्बा। तो ये बताओ इन दोनों में से कौन फास्टर है, डेफिनेटली ये, है ना। यहाँ पे देखो हर किसी को अगर मान लो लास्ट पे होगा तो एसेस करने के लिए सबका सम करना पड़ेगा, यहाँ लास्ट पे होगा तो सिर्फ इसी लेवल का होगा, तो ये चीज़ तो हमें ऑफकोर्स समझ में आती है, ये बढ़िया है। मगर हम धोखा कहाँ खा जाते हैं, जब हम सिर्फ देखते हैं वन वर्ड डेटा का, ये सिर्फ एक वर्ड की बात है, समझ रहे हो, ये एक वर्ड के मामले में तो ये बढ़िया है, समझ में आया। और क्या हम सिर्फ एक वर्ड के साथ काम करते हैं, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे वर्ड्स आ रहे होंगे। तो एक तरह से क्वेश्चन देखो, ये चीज़ देखो कि हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना, और क्यों हायरार्किकल ज़्यादा बेटर है रेदर देन दिस, ठीक है, सीक्वेंशियल से। तो कोड रीयूजेबिलिटी ऑफ द डेटा, अब यहाँ पे अगर जब रीयूजेबिलिटी ऑफ द डेटा की बात आएगी ना तो हमेशा हायरार्किकल बेटर होगा। आप तुम्हें समझ में आएगा कैसे, I1 में डेटा दे रखा है, मान लेते हैं L2 मेमोरी में प्रेजेंट है डेटा, ऐसे ही इंस्ट्रक्शन 3 पे भी डेटा आया, वही डेटा दोबारा आया, फिर 5 पे आया, 7 पे आया, तो रीयूज़ हो रहा है ith डेटा, I1 का डेटा जो है वो रीयूज़ हो रहा है। तो जब साइमल्टेनियस पे देखते हैं, अच्छा एक चीज़ और कंसीडर करना कि मान लेते हैं लेवल 1 को एक्सेस करने में 2 नैनो सेकंड लगते हैं, लेवल 2 को 10 नैनो सेकंड लगते हैं, भले ही नैनो सेकंड कम होता है, मगर देख रहे हो लेवल 1 में कितना कम टाइम लग रहा है ना। तो साइमल्टेनियस में देखो I1 I3 I5 I7 मैंने वो सब पकड़ ली जिसमें डेटा एक्सेस हो रहा है, तो अब क्या होगा, मिस इन L1 और एक्सेस फ्रॉम T2, ये चीज़ है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, जो मैंने ऊपर लिख रखा है ना भाई, मैं यही बोलना चाह रहा था तुम्हें कि मॉडल हमने देख लिए, हमने फॉर्मूले भी देख लिए, है ना, तो हमें डायरेक्टली नहीं बोल देना ब्लाइंडली कि यही बढ़िया है, हमें रन द एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम है ना जो हम अभी दिख रहे हैं, तो रन द एप्लीकेशन प्रोग्राम टू सेलेक्ट द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो देख के ही नहीं बोल देना कि हायरार्किकल नहीं चाहिए, हमें साइमल्टेनियस चाहिए। जिस तरह का मेमोरी, अभी मैं तुम्हें दोनों के फ़ायदे वाले प्रोग्राम दिखाऊंगा, ठीक है, जिसमें कभी ये अच्छा है कभी ये अच्छा है, ट्रेड ऑफ तो होता ही है। तो पहले हम एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाएंगे, मेमोरी सेलेक्ट करना है, कंक्लूजन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम ही लेना चाहिए,
ठीक है, तो इसलिए मैं ये तुम्हें समझा रहा हूँ। अब देखो, तो हमने क्या बोला यहाँ पे, मिस इन L1, L1 में मिस हो गया डेफिनेटली, सबसे पहले तो L1 पे चेक करेंगे ना, लेवल 1 पे, क्योंकि L2 पे है। मिस इन L1 और एसेस फ्रॉम T2, ठीक है। पहला, आगे बढ़े, साइमल्टेनियस याद है ना तुम्हें, ऐसे करके कनेक्टेड है कि हर एक से। हाँ, तो मिस इन L1 एक्सेस फ्रॉम T2, मिस इन L1 एक्सेस फ्रॉम T2, ऐसे करके देखा देखा तो हर बार मिस हो रहा है हमारा लेवल 1 पे, ठीक है। तो बुरी बात नहीं है, कोई बात नहीं, मिस हो रहा है तो क्या हुआ, नेग्लिजिबल होते हैं हिट और मिस, तो मैंने बता दिया था, है ना। बस एक्सेस टाइम देखना पड़ेगा, 4 × T2 कितना है, 10 नैनो सेकेंड, तो 40 नैनो सेकेंड आ गया। अब यहाँ खेल देखो तुम, मिस इन L1 हायरार्की में देखो, एक बार मिस हो गया L1 में मिस हो गया तो L2 में गया, L2 में गया तो T2 + T1, समझ में आया, यानी वो पहले T1 पे कॉपी होगा फिर आगे जाके कवर होगा, उसके बाद से हर बार T1 में काम हो गया, यानी मिस हुआ ही नहीं, है ना। तो यानी कम नैनो सेकेंड में है। अब देख रहे हो, ये T2 जो है, T2 टाइम क्या लगा L2 से L1 पे ट्रांसफ़र करने में, और T1 का टाइम क्या लगा L2 से L1 पे ट्रांसफ़र करने में, T1 का टाइम क्या लगा L1 से CPU में ट्रांसफ़र करने में, ठीक है। तो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो T2 + T1 + T1 + T1 + T1 यानी T2 + 4 T1 दैट इज़ 10, T2 तो 10 नैनो सेकंड था और T1 था 2 नैनो सेकंड। तो जो काम 40 नैनो सेकंड में हो रहा था साइमल्टेनियस में, वो 18 नैनो सेकंड में हो गया, है ना। क्योंकि मैंने तुम्हें क्या होता है, वन वर्ड डेटा देखते हैं। अब तुम एक वर्ड के हिसाब से देखो, T2 हमारा 10 नैनो सेकंड है, मगर पहले में आंसर क्या आ रहा है, 10 + 2 12। तो पहले वर्ड में दिक्कत हुई, पहले वर्ड में तो ये बढ़िया खेल गया, मगर जब आगे रीयूजेबिलिटी की बात आई ना, तो टेम्पोरल लोकेलिटी नाम की टर्म आ जाती है, ठीक है। एक होता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ठीक है, दो तरह की होती हैं, एक टेम्पोरल लोकेलिटी और एक होती है स्पैशियल लोकेलिटी, ठीक है, स्पैशियल लोकेलिटी, दोनों देखेंगे हम, दोनों पॉसिबल हैं हायरार्किल में, इसलिए हायरार्किल बेटर है, ठीक है। तो टेम्पोरल लोकेलिटी क्या होता है, सेम डेटा वर्ड विल बी एसेस्ड फ्रीक्वेंटली, यही हुआ, सेम वर्ड है, डेटा जो है सेम है, रीयूजेबिलिटी ऑफ डेटा है ना, तो सेम वर्ड रीयूज हो रहा है बार बार, तो फ्रीक्वेंटली अगर यूज हो रहा है तो टेम्पोरल लोकेलिटी लग जाती है हायरार्किल में, जैसे तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। ड्यू टू टेम्पोरल लोकेलिटी एक्सेस टाइम ऑफ द हायरार्किल विल रिड्यूस एंड परफॉर्मेंस इंक्रीज, डेफिनेटली परफॉर्मेंस तो इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है तो बढ़ेगी। एक चीज़ और देखो यहाँ, अब मान लेते हैं तुम सोचोगे कि भाई ठीक है, सेम डेटा को क्यों यूज़ कर रहे हो, अलग अलग डेटा यूज़ करो, तब देखते हैं कौन बड़ा। तो चलो भाई अलग अलग कर लेते हैं। तो सीक्वेंशियल एसेस डेटा वर्ड्स एसेसिंग सीक्वेंशियली यूज़ हो रहा है, अज्यूम ऑल वर्ड्स आर इन L2 मेमोरी, अगेन हम L2 मेमोरी में अज्यूम कर रहे हैं, और ऑल्सो कि 2 नैनो सेकंड 10 नैनो सेकंड लगता है एसेस टाइम है। तो साइमल्टेनियसली अगर हम एसेस करेंगे मेमोरी में, तो I1 I2 I3 I4, तो ये चारों ही लिख दिए, ठीक है। तो मिस इन L1 और एक्सेस फ्रॉम T2, ठीक है, क्योंकि L2 में प्रेजेंट है ना, तो T2 मिस इन L1 एक्सेस फ्रॉम T2, सेम सेम सेम, ठीक है। जब भी एसेस हो रहा है, क्योंकि हर बार अलग वर्ड हो रहा है, और ऐसे भी कनेक्ट जो होता है वो कनेक्टेड होता है डायरेक्टली T2 L2 से कनेक्टेड, तो 40 नैनो सेकंड आगे फिर से। यहाँ देखो क्या दिक्कत हुई, दिक्कत का प्रॉब्लम क्या हुई ना यहाँ पे, कि मिस इन L1 तो हुआ, एक्सेस फ्रॉम T2 जब हमने करा ना, तुम T1 को भी ऐड करेंगे, हायरार्की में क्या होता है, T2 से T1 पे, T1 से CPU पे। अब W1 जो है वो हमने सेव कर लिया T1 पे, मगर दिक्कत क्या हुई, जब हमने इंस्ट्रक्शन 2 की बात करी तो W2 आ गया, यानी अब चेंज हो गया वर्ड, तो वर्ड चेंज हो गया तो फिर से जाना पड़ेगा हमें, फिर T2 से फिर से T1 में डाला और फिर यूज़ करा, आगे देखा तो यूज़ ही नहीं हो रहा, हमेशा नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, तो इन टोटल 4 T2 + 4 T1 दैट इज़ 48 नैनो सेकंड लग गए। तो इसमें तो ये बेटर आ गया, है ना। एक चीज़ तो कंफर्म है कि ट्रेड ऑफ होगा, 100% कोई भी बेटर नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि साइमल्टेनियस जो होता है वो यहाँ पे बेटर हो गया, मगर इसका एटीट्यूड थोड़ा बेकार है। कैसे, इसको अगर बोला जाएगा कि भाई तुम अपने आप, पहली बात तो ऐसा नहीं कर सकते कि तुम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए तुमने एक मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन रख ली, दूसरे के लिए दूसरी, ऐसे नहीं कर सकते, वो वन टाइम सेट होता है ना। मगर साइमल्टेनियस को क्यों नहीं प्रेफरेंस मिलती ज़्यादातर, क्योंकि ये बोलता है कि भाई मैं, वाई पूछता है, मैं बोलता हूँ भाई तुम थोड़ा कम कर सकते हो क्या इसको, नहीं बोलता नहीं, वाई क्यों करूँ, मैं क्यों हूँ कम, ये पूछता है भाई हाउ, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसे जो टोटल टाइम हो रहा है, टी एवरेज हो रहा है, वो कम कर सकते हो क्या, वो बोलते कैसे, ये बोलते क्यों, तो बेकार सा लगता है, होप है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे होगा। तो हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ ब्लॉक्स, तो पहले हम वर्ड्स के फॉर्म में ले रहे थे, मान लो कि ये सारे वर्ड का एक ही ब्लॉक होता तो कितना आसान हो जाता, वही हमने यहाँ पे करा है। अज्यूम ब्लॉक साइज जो है वो 32 वर्ड का है, होता है ना, हम हायरार्कियल को ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, 32 वर्ड, ये डिज़ाइनर डिसाइड करता है वैसे ब्लॉक का साइज़ क्या होगा, ठीक है। तो W0 से W31 तक चलेगा, 32 वर्ड का है। अब I1 को एसेस करने में तो हमारा मिस इन L1 हो गया, साथ में एसेस फ्रॉम T2, फिर T1 से T1 गया, T1 से CPU, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ठीक है, मतलब L2 से L1 गया, L1 से CPU, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। मगर आगे जाके एक बार क्या हुआ, ट्रांसफ़र हो गया तो ब्लॉक होगा पूरा, यानी L1 में अब ये ब्लॉक चला गया है, यानी W0 से W31 तक, अब 2 3 4 तो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी, तो यहाँ से हर कोई जो है वो लेवल 1 पे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो एडजेसेंट डेटा वर्ड एसेसिंग द ब्लॉक, तो यहाँ पे एडजेसेंट डेटा वर्ड आता है, इसको हम स्पैटियल लोकेलिटी बोलते हैं। अभी पीछे हमने टेम्पोरल लोकेलिटी देखी, जिसमें वर्ड सेम था, है ना, तो रेपिटेशन फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा था वो, इसलिए हायरार्कियल बेटर निकला। अब यहाँ पे स्पैटियल देख रहे हैं, स्पैटियल लोकेलिटी मतलब क्या होता है, एडजेसेंट डेटा वर्ड्स, यानी W1 W2 W3 W4 ये एडजेसेंट है ना एक दूसरे के, तो एक ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है, तो एडजेसेंट डेटा वर्ड्स एसेसिंग इन द ब्लॉक। स्पैटियल लोकेलिटी एडवांटेज इन हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये बदलने की कोशिश कर रहा है,
ठीक है, ये कह रहा है कि हाँ भैया मैं हो जाऊँगा चेंज, मगर बताओ कैसे। तो उसने बताया कि ब्लॉक की तरह ले लो। तो टोटल जब हमने करके देखा तो T1 T2 और बाकी 4 T1, दैट इज अगेन वो आ गया बैक टू 18 नैनो सेकेंड। तो कितना बढ़िया जंप है, 48 से 18 आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखो कि हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन इज यूज टू इम्प्लीमेंट मेमोरी स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। क्यों हायरार्कियल का यूज़ होता है मेमोरी सिस्टम में? परफॉर्मेंस बढ़िया करने के लिए, क्योंकि हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन एट दिस टाइम विल बी डिक्रीज बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ परफॉर्मेंस और रेफरेंस। ठीक है, लोकेलिटी ऑफ प्रेफरेंस या रेफरेंस, इसके बेसिस पे है ना। स्पैटियल और पता है दो तरह की लोकेलिटी होती है, टेम्पोरल और स्पैटियल, दोनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। टेम्पोरल दोबारा देख लेना पीछे जाके, टू टाइप्स। और ये टू सेटिस्फाई बोथ, टेम्पोरल और स्पैटियल दोनों सेटिस्फाई करने के लिए ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक, दोनों ही सेटिस्फाई हो जाएंगे। ब्लॉक साइज मैंने अगेन बताया, ब्लॉक साइज जो है वो डिटरमाइन करता है डिजाइनर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो है ये नीचे वाला मैंने यहाँ पे ऐसे लगा रखा है, यानी नीचे वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो हमारा 17 टॉपिक होगा। ये देख लेते हैं, कुछ नोट पॉइंट है कि अब हमें पता तो चल गया भाई ठीक है हायरार्कियल बढ़िया है, मगर क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि क्या लगाना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पता होना अलग, कॉन्सेप्ट एक अलग चीज़ है, और कॉन्सेप्ट को यूज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हेन द क्वेश्चन कंटेन हायरार्की, अगर हायरार्की प्रेजेंट है या हायरार्कियल जैसा मीनिंग प्रेजेंट है ना, या कैशे मेमोरी लिखा हुआ है, तो हमेशा हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन लगाना, नहीं तो साइमल्टेनियस लगाना। ठीक है, गेट में अलग अलग तरीके से सवाल आते हैं। अगर मान लो कंसीडर 2 लेवल मेमोरी हायरार्की डिज़ाइन लिखा है, तो डेफिनेटली हायरार्कियल लगाना है ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसे लिखा है कि जहाँ पे मर्जिंग लेवल 1 मेमोरी ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम लेवल 2 टू लेवल 1, तो ऐसा कौन में किस में होता है, हायरार्की में होता है। तो ये भी कन्वे कर रहा है, यानी हायरार्कियल वर्ड का यूज़ हुआ, सेकंड में हायरार्कियल का मीनिंग यूज़ हुआ है। और ये ऐसे लिखा होता है कि लेवल 1 मेमोरीज कैशे मेमोरीज का मतलब, ऐसे तुमने बहुत से क्वेश्चन देखे होंगे, हायरार्कियल लगेगा, लेवल 2 इज मेन मेमोरी, हायरार्कियल लगेगा। या अगर सिर्फ बेसिकली लिखा है कि ऐसा कंसीडर 2 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ नहीं लिखा, तो हमेशा बाय डिफॉल्ट साइमल्टेनियस होगा भाई, ये भी ध्यान देना। नहीं तुम फॉर्मूला जो हो वो T1 + T2 कर रहे हो और साइमल्टेनियस लग रहा हो कहीं। ठीक है, नीचे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट में देखना, तुम नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा टॉपिक 70। आज के लिए इतना है।